हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरव सर स्टडी पॉइंट। आशा करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी कर रहे होंगे। जैसा कि सभी लोग जो है आरपीएफ का फॉर्म भरे हुए थे, आरपीएफ का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, है ना। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आरपीएफ का जो एग्ज़ाम अभी 2 तारीख से जो शुरू हुआ है, 2 तारीख को उनकी तीनों शिफ्ट में, 3 तारीख की जो है तीनों शिफ्ट में जितने भी प्रश्न आए हैं उसका लगभग 30 से 40% जो है जितनी वीडियोज हम लोग पढ़ा चुके हैं शुभम सर के द्वारा और हमारे द्वारा, उससे साफ साफ प्रश्न फंसे हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, तो वो आया है ना। मैंने बोला था कि एसएससी जीडी में क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, वो पक्का आया। आरपीएफ में मैंने बताया था, जैसे एक अभी प्रश्न आ गया था कि जो है गणगौर महोत्सव कहाँ का है ना। गणगौर महोत्सव कहाँ का है, आपको बताया गया था शास्त्रीय नृत्य के बारे में, उसकी दिशा भी बताई गई थी। सबसे प्रश्न फंसे हुए हैं। अभी अनुच्छेद तो पूरा एक तरफ से जितना उसमें बताया गया था कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो पूरा उठा के वही रख दिए। अभी आर्टिकल 21 पूछ लिया गया था, 21A भी पूछा गया है ना। संविधान संशोधन से बहुत सारे प्रश्न आए। तो आज जो है आज की क्लास केवल इसी के ऊपर है। आरपीएफ का जितना भी एग्जाम हुआ है, अभी 2 तारीख की तीनों शिफ्ट का और 3 तारीख की तीनों शिफ्ट का, है ना। तो उस सब का पूरा एनालिसिस जो है कराया जाएगा, एक एक प्रश्न बताए जाएंगे और उससे संभावित बनने वाले प्रश्न भी आपको बताए जाएंगे कि उस टॉपिक से रिलेटेड और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना। तो सबका जो है पूरी तरह से विस्तार से तुमको ये सब बातें बताई जाएंगी। तो आप लोग कॉपी पे ले करके बैठेंगे, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो नोट कर लीजिएगा, जो आपको नहीं पता है वो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है आरपीएफ का एनालिसिस देखिए। फिर इसके बाद एक क्लास आएगी वर्तमान में कौन क्या है, ठीक है, क्योंकि ये सब पूछे जा रहे हैं, बजट से प्रश्न आ रहे हैं, स्टैटिक जीके से आप प्रश्न आ रहे हैं, 6-7 12-13 प्रश्न करंट अफेयर से आ रहे हैं, है ना। तो हो सकेगा तो आने वाले समय में करंट अफेयर्स की क्लास चला देंगे, है ना। लेकिन अभी जो है आप लोग आरपीएफ का विश्लेषण करिए, ठीक। आरपीएफ एग्जाम का जो है पूरा एनालिसिस करिए, ठीक है। और ये एनालिसिस जो है आपको शुभम सर के द्वारा कराई जाएगी अभी बस कुछ ही समय में, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़िए, ठीक। और इस वीडियो को पूरा शेयर करिए, ठीक है। सबके पास भेज दो, स्टेटस लगा दो, ठीक है, शेयर कर दो इसे। और जो भी डाउट है आपको कमेंट में जो है आप पूछिए, ठीक है। तो आइए सर, आप आरपीएफ का एनालिसिस कराएं और बच्चों को बताएं जो संभावित प्रश्न हैं और जो आने वाले प्रश्न हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में विस्तार से आप एक एक बातें को बताएं, ठीक है। आइए सर, शुभम के सर के द्वारा जो है आपको आरपीएफ जो है पूरा एनालिसिस कराया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखें, कॉपी पेन को हाथ में ले लें, नोट करें एक बातें, ठीक है। हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का दिल खोल के हार्दिक स्वागत है आज की आरपीएफ एनालिसिस में। आज हम लोग देखेंगे, जैसे कि अभी सर ने बता ही दिया है कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्लासें पढ़ी हैं, चाहे वो अनुच्छेद से हो, चाहे संविधान संशोधन, चाहे शास्त्रीय नृत्य, जितनी भी क्लासें हैं उनसे भर भर के क्वेश्चन पूछे गए, सेम टू सेम। ऐसा नहीं है कि घुमा फिरा के पूछा गया, सेम टू सेम वही क्वेश्चन पूछेंगे। तो उन सभी क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखेंगे कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उससे उसके आसपास कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। क्योंकि एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता है केवल हम लोग एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है उसको जान लें कि ये क्वेश्चन आया हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आसपास उसका टॉपिक हमें पूरा क्लियर कर लो और उसके आसपास बनने वाले सारे क्वेश्चन को कवर करते हुए आज हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो और ये भी आशा करते हैं कि हम लोग जितना भी करेंगे यहाँ से क्वेश्चन आपको अगली शिफ्ट या जो भी एग्जाम आगे भी एग्जाम है आरपीएफ का अगली शिफ्ट है उसमें 100% देखने को मिलेंगे। तो बिना ना टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखो कुछ नहीं करना, देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन सीधा अनुच्छेद से पूछ लिया गया था। अनुच्छेद से ये पूछा गया था कि क्वेश्चन ये था कि डीपीएसपी का अनुच्छेद बताओ। एकदम सिंपल क्वेश्चन कि डीपीएसपी का अनुच्छेद बताओ कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, ये पूछा गया था। तो इसका अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 36 से 51।
36 से 51, ये आपका ऑप्शन में था 36 से 51। तो आसानी से बता सकते हैं डीपीएसपी का अनुच्छेद क्या है 36 से 51। अब इसके आसपास कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हमें ये बताओ ये किस भाग में है, किस भाग में है, और ये बताओ कहां से लिया गया है, ये आप लोग छाप के हमें बताएंगे किस भाग में है और कहां से लिया गया है। तो इसका भाग बताओ कौन सा है, ये भाग 4 में, और कहां से लिया गया है, ये लिया गया आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। तो डीपीएसपी का भाग 4 और कहां से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इसके बाद एक और क्वेश्चन ये पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन ये पूछा गया था, अभी हम लोगों ने कल एक क्लास लगाई थी ना आप लोगों के लिए, कहा था कि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कौन सी क्लास थी, महत्वपूर्ण मेले, जो भी मेले थे या त्योहार तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था कि बताओ हाथी महोत्सव, हाथी महोत्सव, हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है राजस्थान, राजस्थान के कहाँ पे, जयपुर में, राजस्थान जयपुर में, ये आपका पूछा गया था। और एक और अनुच्छेद से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि बताओ मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य। अरे अनुच्छेद से इतने क्वेश्चन पूछे गए, इतने क्वेश्चन पूछे गए कि जितना हम लोगों ने पढ़ा है वो सारे के सारे चाहे फर्स्ट शिफ्ट हो चाहे सेकंड शिफ्ट हो, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए। और ये अभी हम आपको बता रहे हैं कि ये फर्स्ट शिफ्ट का मतलब 2 मार्च फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों शिफ्ट का अभी हम आपको बता रहे हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए वो बता रहे हैं। मौलिक कर्तव्य पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य, हाँ इसमें ये पूछा गया मौलिक कर्तव्य का भाग कौन सा है, ये पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य का भाग कौन सा है, ये आप लोग बताएंगे। तो आप लोगों ने क्या आंसर लगाया था, मौलिक कर्तव्य का भाग कौन सा है, तो ये आपका भाग है 4A, कौन से 4A में रखा गया है। अब ये हमें ये बता दो जल्दी जल्दी कि इसका अनुच्छेद बता दो कौन सा है, और ये बता दो ये कहां से लिया गया है। ये दो क्वेश्चन आप हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप कर दीजिए, इसका अनुच्छेद क्या है, कहां से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य का अनुच्छेद क्या है 51, कौन सा अनुच्छेद है 51 है, कहां से लिया गया, ये दिया गया रूस के संविधान से, रूस के संविधान से, रूस के संविधान से। एग्जाम इतना कठिन नहीं आ रहा है कि हम लोग ना कर सकें, एग्जाम बहुत आसान आ रहा है, जितना पढ़ाया गया है पूरा वही पूछा जा रहा है, बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और क्लास को देखिए, एग्जाम के पहले अच्छे से तैयार होकर जाइए, आपको निश्चित ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एक ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था सिंपल सा। अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था जो, हाँ एक और क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था आपकी सेकंड शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में का, फर्स्ट शिफ्ट का है, पूछा ये गया था कि बताओ अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है। ये अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है, इसी से, तो क्योंकि 36 से क्या हो ना, इसी के बीच में तो अनुच्छेद 42 आता है, तो ये किससे संबंधित है, डीपीएसपी राष्ट्रीय नीति निर्देशक दल, इससे संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन बताओ कौन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन अभी हम अभी कल भी बताया है कि ये क्वेश्चन पूछा गया, बताओ वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है। ये शायद हमें लगता है सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, तो ये सबको पता होगा ना, धर्मेंद्र प्रधान। कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। ये आपका पूछ लिया गया था। बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, इतना टफ नहीं पूछा गया है। अगला ये पूछ लिया गया था, अभी हम बता रहे हैं कल की क्लास से भी एक क्वेश्चन आया है, बताओ संघाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, संघाई महोत्सव, संघाई महोत्सव कहाँ का है, संघाई महोत्सव कहाँ का है, ये आपका है मणिपुर का, मणिपुर। संघाई महोत्सव कहाँ का है, मणिपुर का। अच्छा मणिपुर के अब आप लोग हमें 2 नृत्य और बताइए, कौन कौन से 2 नृत्य आप हमें कमेंट बॉक्स में छाप बताइए, कौन कौन से 2 नृत्य। एक हो जाएगा आपका लाई हरोबा, एक हो जाएगा आपका लाई हरोबा, और दूसरा आपका चेरोबा। ये दोनों महोत्सव कहाँ पे है, मणिपुर में मनाया जाता है। हो सकता है अगली बार आपसे ये पूछ लिया जाए या ये पूछ लिया जाए, कुछ भी पूछने की संभावना है ना। तो मणिपुर से कौन कौन से नृत्य हो जाएंगे, एक संघाई महोत्सव और लाई हरोबा और चेरोबा, ये आपके मणिपुर के नृत्य हैं। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन देखो, ये भी पूछा गया था कल की क्लास से, सेकंड शिफ्ट में, शायद हमें लगता है सेकंड ये थर्ड शिफ्ट का था, पूछा गया था गणगौर महोत्सव। गणगौर महोत्सव कहाँ का है, हम लोगों ने कल ही पढ़ा है, गणगौर महोत्सव कहाँ का है, ये आपका जाएगा राजस्थान का। ये सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया था, इसको ड्रॉप करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बस आप लोग पढ़ते रहो, जितना बताया गया है उतना तैयार करके जाओ, एग्जाम में आपको निश्चित ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आराम से। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का अनुच्छेद हमने बताया था जब अनुच्छेद की क्लास में पूरा बताया था कि उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद कहां से कहां तक है और राष्ट्रपति का अनुच्छेद कहां से कहां तक है। तो ये पूछ लिया गया था आपका उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, वही उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद ये पूछ लिया गया। ये किस अनुच्छेद में कहा गया, ये आपका कहा गया है 63 में। अच्छा अभी 63 पूछा गया, अभी इनके पूरे अनुच्छेद निकालो, बताओ छापो इसके अनुच्छेद कौन कौन से हैं, बताओ हमें 63 में क्या है,
63 में क्या है, 64 में क्या है, 65 में क्या है, 66 बताओ, 67, 68, 69 और 70। ये अनुच्छेद हमको बताओ। हो सकता है अगली बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। तो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक होता है, 63 से 70 तक। तो इसकी हमने एक ट्रिक बताई थी कि उसका निकास सनी, ये हमने एक ट्रिक बताई थी कि उसका निकास सनी। तो उससे हो जाता आपका उपराष्ट्रपति, उसे उपराष्ट्रपति। साथ बताओ उपराष्ट्रपति सभापति, उपराष्ट्रपति एक सभापति होगा। कहाँ का सभापति होगा राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति एक राज्यसभा का सभापति होगा। ये कौन सा अनुच्छेद आएगा, अनुच्छेद 64 आया गया है। 65 बताओ, 65 का से इसका कार्य बताया गया है। 66 बताओ, नी से इसका निर्वाचन बताया गया है, निर्वाचन। और 67 बताओ, का से क्या बताया गया है, का से कार्यकाल, इसका कार्यकाल का अनुच्छेद कौन सा है, 67। 68 बताओ क्या बताया गया है, सा से समय बताया गया है, 68 में समय। और 7 बताओ इसमें शपथ, 69 में शपथ बताया गया है। और नी से बताओ 70 में निर्वाचन। ये हमारे है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद। तो अब की बात से पूछा गया था उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद बताओ किसमें, 63 में। हो सकता है अगली कोई से में इन्वेस्ट कुछ पूछ लिया जाए तो हमें उसके आसपास का तैयार होकर जाना है। तो इतना समय। अब अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि बताओ भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है। तो भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, एक ऑप्शन था आपका मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा, मैकमोहन रेखा। अब इसी के साथ साथ हमें ये बताओ कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है। अगला बताओ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है। तीसरा क्वेश्चन हमें ये बताओ कि जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सी रेखा है, जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सी रेखा है। और अगला क्वेश्चन बताओ कि जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी रेखा है। तो देखो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा पूछा गया था, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा, मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। ये आपके भारत और पाकिस्तान के बीच आ जाएगी। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लिखो डूरन रेखा। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। जर्मनी और फ्रांस के बीच लिखो मैग्नी नॉट, एक होता है मैग्नी नॉट रेखा किसके बीच है, जर्मनी और फ्रांस के बीच। जर्मनी और पोलैंड के बीच बताओ कौन सी रेखा है, तो हिडेनबर्ग। कौन सी रेखा है, हिडेनबर्ग। ये आपके जर्मनी और पोलैंड के बीच। ये क्लास को आपको देख के जाना है, इसको तैयार करके भी जाना है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी का आधार बना के हम आपको उसके आसपास जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको करवाए जा रहे हैं। तो इसको क्लास को अच्छे से तैयार होकर जाइएगा और विश्वास है कि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था, एक अगला क्वेश्चन अनुच्छेद से पूछा गया था। एक अनुच्छेद से पूछा गया, अनुच्छेद 21A में बताओ क्या है, अनुच्छेद 21A में बताओ क्या है। ये सबसे आसान है। अनुच्छेद 21A में क्या बताया गया, इसमें बताया गया आपका शिक्षा का अधिकार। इसमें बताया शिक्षा का अधिकार। वो भी कैसा अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। कौन सा शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। तो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21 का ए। अच्छा अब हम ये बताओ निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कितने से कितने साल के बच्चों के लिए बताया गया है। तो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। ये आपका पूछ लिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपके हो गया फर्स्ट सेट के, मतलब 2 मार्च के क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग देखेंगे 3 मार्च में क्या क्या पूछा गया। 3 मार्च के तीनों शिफ्ट में बस आप लोग तैयार रखे जाओ और बाकी एग्जाम का लेवल ठीक है, आसान है, कर ले जाएंगे आप लोग। अब 3 मार्च को देखेंगे तीनों शिफ्ट। 3 मार्च फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीनों शिफ्ट का। तो इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बताओ एलपीजी का पूरा नाम बताओ। एलपीजी का पूरा नाम, एलपीजी में कौन सी गैस होती है ये पूछा गया। तो एलपीजी में कौन सी गैस होती है, ब्यूटेन और प्रोपेन। कौन सी, ब्यूटेन और प्रोपेन, ये आपकी पाई जाती है एलपीजी में। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इससे रिलेटेड आपका हो सकता है अगली बार पूछ लिया जाए, इससे रिलेटेड अगली बार आपका पूछ लिया है सीएनजी का फुल फॉर्म बताओ कौन सा होता है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये आपका पूछा गया था। अगला बताओ, एक ये पूछा गया था अनुच्छेद से कि ये बताओ समान सिविल संहिता, ये किस अनुच्छेद में बताया गया। ये भी हमने आपको बताया था ना, क्लास में ही बताया था कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। तो समान सिविल संहिता क्या बताया था,
कि दोनों लोग समान होंगे, मतलब 4 4 दोनों लोग समान है ना अपन में भाई भाई, तो समान सीधी संख्या का कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, अनुच्छेद 44। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ पंचवर्षीय योजना, तो वो पंचवर्षीय योजना भी हम आपको पढ़ाए नहीं है, लेकिन इसके ऊपर वीडियो सर लेके आएंगे बहुत जल्द, हो सकता है आपको कल या परसों तक वीडियो मिल जाए। पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था, बताओ 1956 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चली थी। 1956 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चली थी, उसमें ऑप्शन था पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना चली थी। तो इसकी शुरुआत 1951 चली थी और हर 5 साल बाद, हर 5 साल के बाद कौन सी योजना आती है, पंचवर्षीय योजना। तो 1951 शुरुआत हुई थी, 51 में पहली, 52, 53, 54, 55, 56 कौन सा हो जाएगी, सेकंड, दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो 1956 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चली थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। अच्छा, ये पूछ लिया गया था 1956 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चली थी। अब इसके आसपास के क्वेश्चन लोग क्या पूछने जाने की संभावना है, इसका बताओ पहले लक्ष्य क्या था, लक्ष्य क्या था, वो प्राप्त क्या हुआ था, ये हमें बताएंगे। और अगला हमें बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के कि इसमें कौन किन किन चीजों की स्थापना हुई थी, ये हमें बताएंगे। और तीसरा क्वेश्चन आप हमें ये बताओ कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है ये किस मॉडल पे है, ये आप हमें बताएंगे। तो बताओ इसमें लक्ष्य कितना रखा गया था, इसमें लक्ष्य रखा गया था 4.5% और प्राप्त हमें हुआ था 4.27%, ये आपका लक्ष्य था। कौन कौन से स्थापना किस चीज की स्थापना की गई थी, तो ये था भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राउरकेला, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमें लगता है ये पूछने जाने की संभावना है, कहीं ना कहीं छपेगा, इतना ध्यान रखो। तो कौन से प्लांट की स्थापना की गई थी, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, कौन से मॉडल पे है, अच्छा बताओ मॉडल बताओ, तो ये आपको हो जाएगा महालनोबिस मॉडल, महालनोबिस, कौन से मॉडल पे है, महालनोबिस मॉडल पे। अच्छा अब यही हमें ये बता दूं फर्स्ट पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे थी, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे थी, तो आपकी थी हेराल्ड-डोमर मॉडल, कौन सी, हेराल्ड-डोमर। बस आप लोग सुनते जाओ, सिलसिला कुछ करना है सुनते जाओ, जो आपको नहीं आता उसको नोट करते जाओ, बाकी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट में बताओ कौन सा मॉडल था, हेराल्ड-डोमर मॉडल, फर्स्ट में कौन सा मॉडल था, हेराल्ड-डोमर मॉडल, तो ये आपके हो गया, ये पूछा गया था, तो इतना नोट करो, हो गया नोट। अगला क्वेश्चन एक आपसे ये पूछा गया था, ये अभी हाल ही में कुंभ मेला चल रहा था ना, हमने कहा था कुंभ मेले से क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, तो पूछ लिया गया था, पूछ ये लिया गया था कि बताओ कुंभ मेला यूनेस्को में कब शामिल किया गया, ये आपका पूछा गया, डेट पूछी गई थी, बताओगी जो कुंभ मेला है वो यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था, तो ये हम बता सकते हैं ना आसान, 2017 में। ये कब आता है, हर 12 वर्ष बाद, कब आयोजित, इसका आयोजन कब होता है, 12 वर्ष बाद, ये आपका सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अगला ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो अगर एक क्रांति के बारे में पूछा गया, इसी क्रांति में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। क्रांति से पूछा गया था कि बताओ हरित क्रांति के जनक बताओ। तो अब हमें ये कंफर्म नहीं है कि हरित क्रांति के जनक पूछा गया था, लेकिन हमें ये कंफर्म नहीं है कि विश्व का जनक पूछा गया था कि भारत के जनक पूछा गया था, ये आप लोग देख लेंगे। तो हम दोनों बता दे रहे हैं, बताओ पहले भारत के जनक कौन था, भारत में विश्व क्रांति के जनक कौन थे, और विश्व में विश्व क्रांति के जनक कौन थे। तो भारत में कौन थे, सबको बताया, एमएस स्वामीनाथन, ये आपके थे भारत के हरित क्रांति के जनक। अच्छा विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व में हरित क्रांति कौन लाया था, तो ये आपके लाए थे नॉर्मन बोरलॉग, ये आपके थे नॉर्मन बोरलॉग विश्व। अब हमें यहाँ से क्वेश्चन हम आप लोग बताएंगे कि हमें बताओ कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया था। एक क्वेश्चन ये बताओ हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, हो सकता है अगली बार पूछ लिया जाए किसने दिया था, विलियम गडे ने। कौन सा दिया था, विलियम गडे ने। तो हरित क्रांति के जनक कौन थे, भारत में कौन थे, एमएस स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग। और हरित क्रांति का शब्द किसने दिया था, विलियम गडे ने। ये आपका पूछा गया था एक। और अभी हाल ही में हमने बताया था, हाल ही में आपको ये तैयार करके लेके आना है कि अभी हाल ही में 38वें नंबर का राष्ट्रीय खेल हुआ है। तो 38वें नंबर का राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुआ, ये पूछा गया था। सिंपल क्वेश्चन, हमने कहा था कि 100% पूछा जाएगा यहाँ पे। तो ये पूछा गया था जो 38वां राष्ट्रीय खेल था, 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन पूछा गया था, कहाँ किया गया। तो कहाँ किया गया था,
उत्तराखंड में किया गया था। सबको पता होगा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था, उत्तराखंड में किया गया था। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि आरबीआई से पूछा गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें से ये क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन मान सकते हैं। रेपो रेट, आरबीआई का रेपो रेट कितना है ये पूछा गया, कितने परसेंट है रेपो रेट, तो 6.2%, 6.2 ये आपका आरबीआई का रेपो रेट है। अब आरबीआई से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं हमें बताओ जरा, सभी लोग छापो। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये छापो, इसकी स्थापना कब हुई थी, और दूसरा इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, इसका फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या है, अगला बताओ, इसके लिए कौन सा आयोग आया था, ये बताओ। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% छपेंगे तो छपेंगे, कहीं ना कहीं तो पक्का छपेगा। बताओ आरबीआई की रेपो रेट 6.25%, स्थापना कब हुई थी, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, फुल फॉर्म बताओ, और ये बताओ किस आयोग पर आधारित है, और अगला बताओ इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे, वर्तमान में कौन है, सब छाप बताओ, फर्स्ट गवर्नर कौन थे, वर्तमान में कौन है, और इसे क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, ये इतने क्वेश्चन में छाप बताओ। तो बताओ आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935, और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1/1/1949, ये इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। इसके लिए कौन सा आयोग आया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके लिए कौन सा आयोग आया था, तो ये आया था यंग हिल्टन आयोग, ये इस आयोग पर आधारित था। तो कौन सा आयोग था, यंग हिल्टन आयोग। बताओ इसके प्रथम बताओ गवर्नर कौन थे, तो ओस्मान स्मिथ, कौन थे, ओस्मान स्मिथ। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में इसके गवर्नर बताओ कौन है, तो अच्छा तो प्रथम भारतीय कौन था, ये बताओ, प्रथम भारतीय कौन था, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, ये आप बताएंगे। ये थे आपके सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। अब बताओ इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये यहां पूछ लिया गया था। अब अगले क्वेश्चन पूछा गया था, फिर अब एक उससे पूछा गया था अनुच्छेद से। अब की बार ये आपसे पूछ लिया गया, ये भी हमने आपको बताया था क्लास में। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया, ये पूछा गया था, किस देश से लिया गया। राइटिंग में मत जाना, केवल आप सुनते जाओ, हमारी बातों को सुनते जाओ, लिखते जाओ। तो मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया था, सिंपल पूछा गया था, कहां से लिया गया था, रूस। इसके बारे में सभी आपको सारा पता ही होगा कि मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद किसमें बताया थे, 51 में है, भाग 4 में है, और 36-51 में, पूरा आपको पता है मौलिक कर्तव्य बारे में। एक और पूछ लिया गया संविधान संशोधन से पूछा गया था, और हमने ये कहा था कि 100% आएगा, इसके ऊपर हमने इंपॉर्टेंट भी लगवाया था। पूछा ये गया था कि 71वें संविधान संशोधन में किस भाषा को जोड़ा गया, ये पूछा गया था। तो 71वें संविधान संशोधन में किस भाषा को जोड़ा गया, सबसे पहले तो हमें ये बताओ कि हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, हमारे मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं। अच्छा बताओ 15वीं भाषा कब जोड़ी गई, 15वीं भाषा कौन सी थी, सिंधी। 15वीं भाषा कौन सी थी, सिंधी। कब जोड़ी गई थी, ये आपकी जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन से, 21वें संविधान संशोधन से। और उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, जो कि यही आपके एग्जाम में पूछा गया था कि 71वें संविधान संशोधन में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, तो आपकी जोड़ी गई थी नमक, हमने ये भी बताया था नमक, ठीक ना, से मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषा आपके 71वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। अच्छा अब कौन सी बची बताओ, 92वें संविधान संशोधन में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, हो सकता है अगली बार ये पूछ ले। 92 में कौन कौन सी जोड़ी गई थी, बोडो, डोगली, संथाली। कौन कौन सी, बोडो, डोगली और संथाली, ये आपकी जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन से। तो समझ में आया, पहले हमारे मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषा है। 15वीं भाषा सिंधी आपकी 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। उसके बाद आपका 71वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि आपकी एग्जाम में पूछा गया था। तो 71वें संविधान संशोधन के जरिए हमारी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, इसकी ठीक है नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और उसके बाद एक 92वें संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा हमारी 3 और नई भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, संथाली। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद देखो, उसके बाद आपका एक क्वेश्चन और आया है, इसकी क्लास भी बहुत जल्द आने वाली है हमारे सर के द्वारा, सही इसको कराएंगे।
क्लास पूछा गया था जीएसटी के बारे में। क्योंकि जीएसटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, देखा है कई शिफ्ट में जीएसटी से क्वेश्चन पूछे गए। तो बताओ जीएसटी ये पूछा गया था। पहले तो हमें ये बताओ क्वेश्चन क्या पूछा गया, जीएसटी किस संविधान संशोधन, ये पूछा गया था जीएसटी किस संविधान संशोधन में जीएसटी का उल्लेख है, किस संविधान संशोधन में जीएसटी का उल्लेख है। तो हमने बताया था ना 101, बताया नहीं ना 101 कन्यादान प्लस जीएसटी, हमने लिखवाया था कि 101 में कन्यादान बताया गया और कन्यादान के साथ साथ जीएसटी का उल्लेख 101 में संविधान संशोधन में, ठीक ये पूछा गया था। अब इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताओ जीएसटी, पहले हमें तो ये बताओ जीएसटी कैसा कर है, ये हमें बताओ, प्रत्यक्ष है क्या अप्रत्यक्ष, छापो जल्दी जल्दी छाप के बताओ। और फिर ये हमें बताओ जीएसटी परिषद का उल्लेख, जीएसटी परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में, ये आप हमें बताएंगे। जीएसटी परिषद कैसा अनुच्छेद कैसा कर है ये आपको बताएंगे। और अगला हमें बताओ कि जीएसटी कब लागू हुआ था, ये बताओ जल्दी छाप के, तुरंत छापो। जीएसटी कब लागू हुआ था और लागू करने वाला पहला देश कौन सा, लागू करने वाला पहला देश, ये आपके 4 क्वेश्चन है, इसको जल्दी से छाप बताओ। तो हमें तो जीएसटी कैसा कर है, प्रत्यक्ष कर है क्या अप्रत्यक्ष कर, तो कोई प्रत्यक्ष कर नहीं कहेगा जीएसटी कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बताओ जीएसटी परिषद उल्लेख हमने बताया था कौन संविधान संशोधन में 279 में आपको बताया गया है जीएसटी परिषद, 279 के ए में, 279 के ए में आपको बताया गया जीएसटी परिषद। अच्छा लागू कब हुआ था, इसकी डेट कौन बताएगा, लागू हुआ था ये आपका 1 जुलाई 2017, कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। अच्छा जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा था, तो आपका था फ्रांस, कौन सा था, फ्रांस था। तो ये इतने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं जीएसटी। अच्छा बताओ फ्रांस ने कब लागू किया था, ये लागू किया था 1954 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जीएसटी से आपके अगर आगे क्वेश्चन बने तो आप लोग कर ले जाएंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, देखो कहां से क्वेश्चन पूछा गया, सबसे आसान क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बताओ आप लोग बताओ कि महाभारत में कुल कितने अध्याय हैं, ये पूछा गया था, कुल कितने अध्याय, महाभारत में कुल कितने अध्याय हैं, बताओ महाभारत में कुल कितने अध्याय हैं। तो उसमें आपका ऑप्शन था 14, 18, 20, 22, तो कितने अध्याय हैं, ये आप कितने अध्याय हैं, 18। तो महाभारत में कितने अध्याय हैं, 18। हमें ये बताओ महाभारत के रचयिता कौन, सभी को पता होगा, जल्दी छाप के बताओ महाभारत के रचयिता कौन है, महाभारत के रचयिता कौन है, वेद व्यास। अच्छा अब हमें ये महाभारत पूछ लिया गया, रामायण पूछ सकता है, रामायण बताओ कुल कितने कांड हैं, रामायण में कुल कितने कांड है ये हमें बताओ। तो रामायण में कुल कितने कांड है, 7 कांड, कौन कौन से, अयोध्याकांड, सुंदरकांड, बालकांड, अरण्यकांड, ऐसे कुल 7 कांड है। ये आपको पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। अब एक अनुच्छेद से और क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद से तो इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आप उस क्लास को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। अगर अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा गया तो उस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, 100% नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बताओ आर्टिकल 21 में क्या कहा गया। अब देखो यहाँ पे लोगों ने बहुत सारी गलतियां की, एक आर्टिकल 21 होता है और एक आर्टिकल 21A होता है। तो 21A में बताया गया है कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, कौन सा बताया गया, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 में बताया गया। और बहुत लोगों ने क्या किया, गलतियां कर दी, वो आर्टिकल नंबर 21 में ऑप्शन था आपका निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, वो आर्टिकल नंबर 21 लगा चले आए। और आर्टिकल नंबर 21 के ए में बताया गया निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, और आर्टिकल नंबर 21 में बताया गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये आपको बताया गया आर्टिकल नंबर 21 में। यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया था, ये पूछ लिया गया, बताओ हमारे गृह मंत्री कौन है, बताओ सिंपल सा क्वेश्चन। वहां पूछा गया था शिक्षा मंत्री, सेकंड मार्च में पूछा गया शिक्षा मंत्री, और मतलब 3 मार्च में पूछ लिया गया आपके गृह मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। मतलब वर्तमान में कौन क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस क्लास को समाप्त होने के बाद आपको सर के द्वारा वो क्लास अभी लगा दी जाएगी, वर्तमान में कौन क्या है उसको आप पढ़ लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, बताओ कि अनुच्छेद 45 ये पूछ लिया गया था कि अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया है। देखो अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार तो 21A में भी है और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 45 में भी है, लेकिन इस निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, और लेकिन अनुच्छेद 45 में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है राज्य के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना। जो भी राज्य के छोटे छोटे बच्चे हैं 0 साल से लेके
जो भी ऐसे 10 मतलब जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देना। मतलब ये लिख सकते हैं कि राज्य, एक मिनट, हाँ देखिए 45 में है राज्य के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना, ये आपको बताया गया अनुच्छेद 45 में। और कोई क्वेश्चन बचा? एक क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था अभी कल की क्लास में, कहा था ना कटी बिहू, हमने बताया था बिहू कहाँ गया, असम का, कटी बिहू भी कहाँ होगा, ये भी असम का नृत्य है। तो इतने सारे क्वेश्चन आपको पूछेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन को हम लेके नहीं आ पाए आज आपके सामने। और बाकी आपको जैसे आज भी पेपर है, आज का एनालिसिस भी आपको कल मिल जाएगा, देखते हैं कैसे क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे वो आपके पूरे सिलेबस से हैं, जितना पढ़ाया गया वहीं से पूछे गए। और मैं फिर यही कह रहा हूँ कि आप जितनी भी क्लासें पढ़ाएंगे, चाहे आधुनिक भारत हो, चाहे संविधान संशोधन हो, चाहे अनुच्छेद हो, और चाहे शास्त्रीय नृत्य, हाँ शास्त्रीय नृत्य में एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि अभी जो नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, शास्त्रीय, ये शास्त्रीय, और सर ने इसको अच्छे से पढ़ाया भी है, इसकी कई सारी क्लासें आई हैं, 5-6 क्लासें हैं, उसको अच्छे से तैयार कर लेना। शास्त्रीय नृत्य तो 100% छपेगा, इतना जानो 100% पूछा जाएगा। तो यहाँ से ये पूछा गया था कि शास्त्रीय कहाँ का लोक नृत्य है, ये पूछ लिया गया। तो कहाँ का है, बहुत आसान, सभी लोग बता देंगे कि असम का है। अब हमें कमेंट में ये बताओ कि ये कब जोड़ा गया था, ये हमें आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और बाकी आपको क्लास अच्छी लगी तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और बाकी आपको आज का एग्जाम हो जाए, उसके बाद मिलते हैं आपको कल उसका एनालिसिस के साथ। और बाकी एक बार फिर कह रहे हैं कि आपको सारी क्लास, जितनी भी क्लासें पढ़ाई गई, सारी क्लासों को अच्छे से तैयार कीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। और बाकी आप एग्जाम दीजिए, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आपका एग्जाम अच्छा हो और आप आपके पास सिलेक्शन लेके हमारे पास जरूर आए। बाकी आपको मिलते हैं नई क्लास में एक अच्छी वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी इस क्लास के बाद आपकी एक क्लास लगा दी जाएगी, वर्तमान में कौन क्या है रिसर्च के द्वारा, उसको आपको देख के जाना है, अच्छे से तैयार करके जाना है, क्वेश्चन वहां से भी बने हैं। तो बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।